जय हिंद, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेप्टा। हम बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन कर रहे थे और अभी तक हमने उसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन का लास्ट लेक्चर करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 3। और इस बार लेक्चर के अंदर हम पोटेंशियल को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और जो आपके पास में EFI पोटेंशियल बिटवीन रिलेशन है उसको पढ़ेंगे और कंडक्टर वगैरह, डाइपोल वगैरह, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एक तो आपके पास में जो एक्सप्रेशन है कि हम EFI कैसे निकालते हैं पोटेंशियल की हेल्प से, वो नीट ज़्यादा पूछता है और डाइपोल मूवमेंट आपसे ज़्यादा पूछता है। तो ये 2 टॉपिक आपके ढंग से होने चाहिए। आइए मैं आपको एक क्विक रिवाइज करवा देता हूँ पूरा चैप्टर। आइए बच्चों, अपने इसको शुरू करते हैं। हमने पोटेंशियल की बात कर रही थी, अभी हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन EFI एंड पोटेंशियल। E एंड V के बीच में रिलेशन क्या है आपके पास में, दैट इज रिलेशन बिटवीन E वेक्टर एंड डेल्टा V। अगर आपको याद होगा तो ऐसा रिलेशन हमने लिखा था, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dl। और इस पे जैसे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मतलब सवाल बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और आप वहां से ये चीज निकाल पाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में, इसको आप ढंग से करके जाइएगा। यहाँ पे आपको EFI इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया होता है, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। मान लीजिए जैसे E कुछ है, EX I कैप, EY J कैप प्लस EZ K कैप। उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ है DXI DZ K कैप। तो यहाँ पे जो डेल्टा भी आपके पास में निकल के है, दैट इज माइनस ऑफ EXI कैप, EY J कैप प्लस EZ K कैप डॉट DXI कैप, DY J कैप प्लस DZ K कैप। तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करें तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ DZ। ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा पोटेंशियल का। आप इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियल कुछ x1 था, फाइनल x2 था, y1 था, फिर y2 बन गया, z1 था, z2 बन गया। समझ में आ रही है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास में। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे भाई, मान लीजिए जैसे कोई पॉइंट चार्ज है आपके पास में ना, यहाँ पे ऐसे पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से r दूरी पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ का जो पोटेंशियल है, पॉइंट P बोल देता हूँ ना इसको, तो P पॉइंट पोटेंशियल है वो आएगा KQ डिवाइड बाय R। वो हमने इसी एक्सप्रेशन से हमने निकाला था। या फिर आप जैसे हमने पोटेंशियल निकालना सीखा था बेसिक वाले तरीके से कि हम वहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखते थे, वैसे भी आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने किया एक स्फेरिकल शेल है आपके पास में ना, दिस इज स्फेरिकल शेल, हियर इज स्फेरिकल शेल। तो अगर आप स्फेरिकल शेल में देखेंगे तो R दूरी पे, मान लीजिए इस पे कुछ Q चार्ज है, तो R दूरी पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना है, दैट इज KQ बाय R। ये कौन से वाला केस है, व्हेन R इज ग्रेटर देन R0, इसकी रेडियस कुछ R0 मान लीजिए। अभी हम स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल लिख रहे हैं और ये कई बार पूछा गया सवाल है आपके पास। तो अगर आप बाहर निकालें, आप जब बाहर देखना है तो आप इसको सेंटर पे कंसीडर मान लीजिए KQ बाय R। और अगर आप अंदर किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सेकंड केस व्हेन R इज लेस देन R0, तो पोटेंशियल कितना है आपके पास, दैट इज KQ डिवाइड बाय R0। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर जो पोटेंशियल रहता है आपके पास में, स्फेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है। किसी पॉइंट पे जाएंगे KQ नॉट बाय R, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। उसका रीजन क्या रहता है, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है तो ये टर्म जीरो हो गया, तो डेल्टा V भी आपके पास में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ गया? तो किसी पॉइंट P पे अगर आप देखें दैट इज KQ बाय R, और अगर आप इसके अंदर आएंगे दैट विल बी KQ बाय R0। बात समझ में आ गई? तो कैसा ग्राफ बनेगा आपके पास, ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल वर्सेस ऐसे डिस्टेंस का, तो कैसा ग्राफ बनेगा। पहले तो अगर आप रेडियस R इज इक्वल टू R0 तक देख रहे हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट है आपके पास, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है आपके पास में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये क्या आपके पास कांस्टेंट। और अगर आप आगे देखेंगे तो फिर वो इनवर्स फंक्शन है रेडियस का, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया आपके पास में पोटेंशियल का स्फेरिकल शेल की वजह से। तो ये वाला पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट रहता है। बाहर पोटेंशियल निकालने के लिए आप स्फेरिकल शेल के चार्ज को सेंटर में मान सकते हैं, और अंदर जो पोटेंशियल आएगा वो हर एक पॉइंट पे सेम आता है, और कितना, दैट इज KQ बाय R। समझ में आ गई? छाप लीजिए। की वजह से पोटेंशियल देख लिया था, बाहर आ दैट इज KQ बाय स्मॉल r, मतलब आप पूरे शेल के चार्ज को सेंटर पे कंसीडर मान सकते हैं। और अंदर आपके पास में KQ बाय R0 आ रहा था, वो कांस्टेंट है, मतलब जो सरफेस पे आता है वही अंदर आता है, क्योंकि अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं EF मतलब पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पे ऐसे सॉलिड स्फीयर बना दिया आपने ने, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास में, ऐसे R है। बस समझ में आ गई? अब देखिए, अगर आप कोई भी पॉइंट पे ऐसे देखने जाएंगे, मान लीजिए
सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर नोट की, इसकी रेडियस कुछ आर नोट मान लेते हैं। तो अगर आप बाहर होंगे तो पोटेंशियल वैसे ही लिखेंगे जैसे आप शेल के लिए लिखते थे, सेंटर में मान लेंगे इसको, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर नोट। और अगर आप अंदर जाके लिखेंगे अंदर वाले पॉइंट के लिए, तो पोटेंशियल कितना आएगा आपके पास, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस विल बिकम रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस r², ऐसा आता है आपके पास। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा अजीब है, इन लोगों को याद नहीं रहता, तो आप याद रखिएगा कि एक अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर बाहर पोटेंशियल आया के क्यू बाय स्मॉल आर, बाहर आया के क्यू बाय स्मॉल आर। आर क्या है, उसकी दूरी है ना, यहाँ से उस पॉइंट की दूरी होगी। और अगर आप अंदर देखेंगे दैट विल बी रो बाय 6 एप्सिलॉन 3r² माइनस r²। और इसको अगर आप क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो वो रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय 2r³, दिस इज के क्यू डिवाइड बाय 2r³ 3r² माइनस r², ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो अगर आप इस सेंटर में पोटेंशियल देखेंगे, इसके सेंटर में पोटेंशियल अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें, ऐसे यहाँ पे v वर्सेस r का ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर आप इसमें स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट करें, सेंटर में मिल जाएगा आपको। तो ये वैल्यू कितनी है, 3/2, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दिस इज 3/2 के क्यू डिवाइड बाय आर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। और अगर आप बिल्कुल बाहर आके देखें दैट विल बी के क्यू बाय आर। यहाँ पे अगर आप r इज इक्वल टू आर नोट पे चले जाएंगे, यहाँ पे r इज इक्वल टू आर नोट पे, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज के क्यू बाय आर। तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है आपके पास, ऐसा पोटेंशियल का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो पहले आपके सेंटर में जो पोटेंशियल है वो 3/2 के क्यू बाय आर है, इस एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा, इससे दिखाई दे, दोनों एक ही बात है। ये रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप रो क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा आपको बस चेंज होके, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आपके पास बनता है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि पोटेंशियल की हेल्प से फिर आपको चेंजिंग पोटेंशियल वगैरह निकालना होता है, तो उसमें जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, हमने रिलेशन लिख लिया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो आप उससे पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, और आपने शेल की वजह से और सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देख लिया। हम इस वाली थ्योरी पार्ट में किससे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो पोटेंशियल भी पूछ जा सकता है, आपको ऐसे बोल देगा कि यहाँ पे ऐसे क्यू चार्ज है, और ये सबसे पहले बोलते हैं कि शेल है आपके पास में ना, और बोला गया सेंटर से r/2 दूरी पे एक पॉइंट है, इसकी रेडियस कुछ r है, सेंटर से r/2 दूरी पे एक पॉइंट है, और एक पॉइंट इसका नाम कुछ p हो गया और इसका नाम कुछ q हो गया, ठीक है। और इसकी q पॉइंट, क्यों नहीं, इस पॉइंट का नाम कुछ o मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम कुछ p मान लीजिए, ठीक है। p पॉइंट की जो दूरी है आपके पास है वो कुछ सेंटर से 2r मान लिया। आपसे बोला क्या, इफ अबव इज शेल, इज स्फेरिकल शेल, तो आपको क्या बोला गया, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O एंड P। तो यदि पोटेंशियल निकालना आने के लिए आपको थ्योरी बहुत ढंग से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी क्लियर तो आप फटाफट इसे कर पाएंगे, करके बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो हम शेल के बाहर हैं, और अगर आप शेल के बाहर हैं तो आप पूरे चार्ज कहाँ पे मान सकते हैं, उसके सेंटर में मान सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज के क्यू डिवाइड बाय 2r, बात समझ आएगी, पूरे को सेंटर में मान लिया। सिमिलरली अगर आपको क्यू पॉइंट पे निकालना है तो क्यू पॉइंट का है शेल, सॉरी ओ पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो ओ पॉइंट का है बच्चों, ओ पॉइंट शेल के अंदर है, और जब आप शेल के अंदर चले जाते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। पोटेंशियल जीरो नहीं है बच्चों, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। EFI जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता, EFI जीरो हो जाता है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, इट इज के क्यू बाय आर। अंदर ये इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे अगर आप देखें तो यही पोटेंशियल आपके पास में आता है, ठीक है। सही, अगर आपके पास में यही सवाल ऐसे हो, इफ अबव इज सॉलिड स्फीयर, अगर यही बच्चों सॉलिड स्फीयर होता देन पोटेंशियल बताइए, देन पोटेंशियल एट पॉइंट O एंड P। तो अगर यही आपके पास में सॉलिड स्फीयर है तब आप बता सकते हैं मुझे O पॉइंट पे P पॉइंट पे कितना कितना पोटेंशियल है, निकाल के बता सकते हैं क्या, बताइए कितना कितना आएगा आपके पास। तो आप क्या बोलेंगे, सर P पॉइंट पे तो सेम का सेम रहेगा, P पॉइंट पे तो बदलेगा ही नहीं, बिकॉज सॉलिड स्फीयर हो, शेल हो, अगर आप बाहर वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो आप उनको सेंटर में मान सकते हैं। सेंटर में कितना है, के क्यू डिवाइड बाय 2r। अब बच्चों अगर आप O पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं, O पॉइंट पे, तो क्या एक्सप्रेशन क्या बनता है, वो एक्सप्रेशन आपको याद होना जरूरी है। तो ऐसा कुछ आता है, के क्यू डिवाइड बाय 2r क्यूब दैट इज 3r² माइनस r², ऐसा एक्सप्रेशन बनता है,
ऐसे एक्सप्रेशन बनते हैं। अब देखिए आर की जगह आप कितना पुट कर दीजिए, स्मॉल आर की जगह कितना पुट कर दीजिए, r/2, क्योंकि ये कब है आपके पास, व्हेन r इज लेस देन r0। और आप kq/r कब लिखते हैं v को, ये कब आता है, व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो ये कम वाले में है आपके पास, तो हमने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया। r की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे 2r, सॉरी r की वैल्यू कितनी है, r/2। तो आप निकाल लीजिए इसको, दैट इज kq डिवाइड बाई 2r3, यहाँ पे बन गया 3r², यहाँ पे आ गया r²/4, r² यहाँ पे साफ हो गया। अच्छा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, v0 बन गया kq डिवाइड बाय, दिस इज बिकम 3 - 1/4, 3 - 1/4 अगर देखें दिस इज बिकम 11/4, और यहाँ पे आ गया 2r। तो एक्सप्रेशन टोटल कितना बना, इज 11 kq डिवाइड बाई 8r। ये आपके पास में इसका पोटेंशियल आ गया। क्लियर है। तो कभी भी आपके पास पोटेंशियल का सवाल आता है, पहले आप चेक करेंगे शेल है कि सॉलिड स्फीयर है। शेल है तो अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा, सॉलिड स्फीयर है तो एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। ये वाला एक्सप्रेशन लोगों को याद नहीं रहता, थोड़ा याद रखेंगे तो कभी सवाल आएगा तो आप उसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है, और ये मुझसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2xi कैप प्लस 3yj कैप और माइनस k कैप। ठीक है। और आपको बोला गया कि पॉइंट 1,1,0 पे जो पोटेंशियल था वो था 20 वोल्ट। तो आपसे किससे पूछ लिया 1,2,1 पे कितना पोटेंशियल होगा, ये पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बेसिक एक्सप्रेशन लगाएंगे डेल्टा वी का, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ई को तो लिख दिया आपने 2xi कैप 3yj कैप माइनस के कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, ये माइनस 2x dx, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस लगा हुआ है तो ये बन गया 3y dy, और z में अगर आप चेक करें तो ये बन जाएगा k dz, इस तरीके का बन जाएगा ना, या फिर हाँ ठीक है, ये तो 1 ही हो गया आपके पास, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अब आप इसके लिमिट्स लगा दीजिए। तो पहले x कितना था 1, फाइनल भी कितना है 1, तो ये वाली वैल्यू पहले थी 1 अब बन गई फाइनली 2। z में अगर आप चेक करें तो पहले था 0 अब बन गया 1। तो यहाँ पे देखें v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v इनिशियल 20 वोल्ट था, तो ये वाली वैल्यू तो 0 बन जाएगी बिकॉज लिमिट सेम की सेम है, तो इसके जब रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे देखें तो ये बन गया माइनस 3y²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये z बन गया, तो दैट इज z लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। ये थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके पास, दैट इज v फाइनल माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया 3/2 y² दैट विल बिकम 3। क्लियर। प्लस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बन गया 1, ये रिजल्ट आ गया। तो v फाइनल जो आपके पास है पोटेंशियल आ रहा है वो हो गया 20 माइनस 9/2 प्लस 1, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। सोल्व करें तो क्या बनेगा 21 माइनस 9/2, तो ये बन गया 42 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, तो कितना बन गया 33/2 कर सकते हैं। तो आसान रहता है सवाल, इसमें दिक्कत नहीं आती। आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आइए अपने आगे चलते हैं। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमें कभी पोटेंशियल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। कभी इसका उल्टा अगर आपके पास में हो रहा हो, हमें ई एफ आई निकालना हो तो हम ऐसे करते हैं, ई आता है आपके पास में माइनस डी वी बाई डी आर, ई आर। मतलब अगर आप आर की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं, जैसे आप पोटेंशियल का ड्रॉप देख रहे हैं किसी आर के अलोंग, तो ऐसा दिखाई देगा। अब इसको आप ई नेट को ऐसे लिख सकते हैं, अब डिफरेंट मेथड, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ऐसा एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। कभी भी आपको गिवन हो किसी फॉर्म में तो आप ई एफ आई ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे आप पोटेंशियल का ड्रॉप, ये आप बात समझिए, अगर आप ये जो डी वी है आपके पास में वो आर की डायरेक्शन में है तो आप डी वी बाई डी आर कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए दैट इज मतलब dx की रिस्पेक्ट में dx रेट चलेंगे तो कितना ड्रॉप आ रहा है, वो ये है, वो ये है, ये आप कर पाएंगे ऐसे। सिंपल सवाल रहता है, ऐसा कुछ भी फंक्शन बन जाएगा आपके पास माइनस के एक्स क्यूब वाई जेड, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, दीज आर द पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसमें ई एफ आई लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो अगर आप एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ बन जाएगा,
और ये सेम का सेम रह जाएगा, ये तो कांस्टेंट है बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर आप x के रिस्पेक्ट में करें तो बाकी सब टर्म्स आपके पास में कांस्टेंट है। ये आई कैप आ गया, इसको y के रिस्पेक्ट में करें दैट इज माइनस के एक्स क्यूब जेड जे कैप, और अगर आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म बन जाएगी प्लस प्लस आएगा ना, माइनस तक आगे लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा के एक्स क्यूब वाई के कैप, इस तरीके का। और नेट अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बोला जाए कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये से 0 वोल्ट है। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, तो आप बोलेंगे सर हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल की तरफ, इस तरफ होगा। अगर हम इसकी वैल्यू जानना चाहें कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये वाला गैप कुछ आपके पास में d है, तो हम क्या लिखेंगे ई कितना है, दैट इज dv बाई डी आर, दैट इज 10 डिवाइड बाई डी वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास। समझ में आ गया। पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये बात ध्यान रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपसे पूछ ले ए पॉइंट वैसे बोल दिया, तो अगर मुझसे पूछे फाइंड नेट ई एफ आई अलोंग ए, ई नेट एट ए, तो वो हम नहीं बता सकते बिकॉज हमें सिर्फ इसके अलोंग का ड्रॉप पता है, वाई में और जेड में कैसा ड्रॉप है वो हमें पता नहीं है। जब तक हमें हर एक डायरेक्शन का ड्रॉप नहीं पता होगा तब तक हम नेट ई एफ आई नहीं बता सकते। हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन का ड्रॉप पता है तो हम ये बता सकते हैं भी एक्स डायरेक्शन के अंदर ई एफ आई कितना है। तो अगर आपसे पूछे ई एक्स कितना है, तो ई एक्स आएगा नेट इज नॉट, कैन नॉट फाइंड, यहाँ पे दिस इज कैन नॉट फाइंड, आप फाइंड नहीं कर सकते। और अगर आप ई एक्स देखेंगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक आपको जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो एक्स के अलोंग भी ड्रॉप, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग, तीनों के अलोंग चाहिए ना, तब जाके आप नेट बता पाएंगे। तो जब तक आपको तीनों के अलोंग नहीं पता होगा तब तक आप नेट नहीं बता सकते, स्पेसिफिक डायरेक्शन का ही बता सकते हैं। तो ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पास में डायरेक्ट सवाल आ जाता है मैथमेटिकली, तो आप इसको ढंग से देखिएगा। तो बच्चों हमने ये देख लिया कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। एक एक्सप्रेशन तो ये है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। इसको अगर बेसिक एक्सप्रेशन लिखें तो कुछ ऐसा लिखा हमने, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई को लिखा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप बात करें डिस्प्लेसमेंट तो हम लिखा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इस तरीके का। सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा करें तो अगर ई से भी निकालना हो तो ये एक्सप्रेशन आता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी वी बाई डी वाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक ई एफ आई आ गया, बात समझ आ गया। तो ये दो रिलेशन आपको मिल गए थे। अब इस वाले पे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं नीट में, अगर आप देखें तो अपने एक दो सवाल कर रहे थे ताकि मतलब प्रैक्टिस रहे। मान लीजिए आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 3x² 2yz और प्लस 4 कुछ x² y मान लीजिए, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जैसे मान लेते हैं ये पोटेंशियल का फंक्शन है, आपसे बोला गया फाइंड ई एफ आई कहाँ पे, एट 0,1,2, लेट एज्यूम इस तरीके का सवाल है। तो मैंने बोला ई एफ आई निकालते कैसे, सबसे पहले डेल वी बाई डेल एक्स करना पड़ेगा, ये आई कैप देगा आपको। फिर आप कहते हैं डेल वी बाई डेल वाई, ये आएगा जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये एक्सप्रेशन इसको कर लेगा, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल है मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जब अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। अगर आप यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स और जेड आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आप लिखेंगे ये वाई टर्म ई एक्स को शो कर रहा है, ये ई वाई को शो कर रहा है, ये ई जेड को शो कर रहा है, तो मैं वैल्यू दिखाता हूँ। देखिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स जो आपके पास में आएगा वो कितना है, देखिए इस वाले सवाल में। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे बन गया माइनस 6x, ठीक है। इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो ये 0 बन गया। ये पूरा कांस्टेंट है ना आपके पास में, क्योंकि अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y और z कांस्टेंट थे, कांस्टेंट बन गया। इसमें बच्चों अगर आप देखेंगे सिर्फ x कांस्टेंट, सॉरी x वेरिएबल है, y कांस्टेंट हो गया। तो ये आपके पास में क्या बन गया, 8xy, दिस इज बिकम माइनस 8xy। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएट किया, बात ये तो आ गया आपके पास में, दिस इज ई एक्स, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ई वाई निकालने जाएंगे तो वो कैसा आएगा आपके पास, माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अब इस एक्सप्रेशन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये 0 बन गया, बिकॉज ये एक्स तो कांस्टेंट है ना, वहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0 बन गया। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई को डिफरेंशिएट करें तो 1 बनेगा, और ये बाकी टर्म आपके पास में कांस्टेंट है तो ये क्या बन गया, 2z बन गया, माइनस
2z बन गया। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो गया बच्चों, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट बन गया आपके पास में, तो यहाँ बन गया -4x², -4x²। क्लियर। फिर अगर आप देखेंगे EZ तो वो कितना है आपके पास, -∂v/∂z, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा, इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको किया z के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, खत्म हो गया, ये भी कांस्टेंट है, खत्म हो गया। सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ये दिस इज बिकम -2। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल है, बाकी सब चीज़ें क्या बन गई आपके पास, कांस्टेंट बन गई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2, तो यार एक्सप्रेशन कितना बन गया आपके पास में, यहाँ पे तो ये बन जाएगा 0, x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 ही बन गया आपके पास में, ex 0 आ गया, बिकॉज इस वाले पॉइंट पे निकालना था, x की वैल्यू 0 है तो कहानी खत्म होगी। इसमें अगर आप देखेंगे x 0 पुट किया तो ये टर्म खत्म होगी, z की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे आ गया -4j। सही। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है, तो वो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2i। तो आपके पास में जो EFI निकल के आया दैट इज -2i, -4j प्लस, सो दिस इज k ना, ये z में है तो k हो गया, तो दिस इज बिकम -2k प्लस 3j, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। तो करना कुछ नहीं होता, आपके पास पोटेंशियल का फंक्शन रहता है, आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए और पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है। पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ से EX मिलेगा, EY मिलेगा, EZ मिलेगा। EX कैसे मिलेगा, -∂v/∂x EX है, -∂v/∂y आपके पास में EY है और -∂v/∂z आपके पास में EZ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। अगर आप x के रिस्पेक्ट में करें तो बाकी सब वेरिएबल, तो y और z ये पूरी टर्म आपके पास, सॉरी सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब टर्म कांस्टेंट है। तो अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में देख रहे थे तो x वेरिएबल था, ये वाली टर्म y और z दोनों कांस्टेंट है, ये तो पूरी टर्म कांस्टेंट बन गई, तो 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएट करा तो कितना है आपके पास में -6x, इसका करेंगे तो कितना आएगा आपके पास -8xy। x की वैल्यू पुट कर लिया आपने 0, तो वहाँ पे वो टर्म 0 बन गई। सिमिलरली अगर आप EY निकालेंगे तो -∂v/∂y कर दिया आपने, तो ये वाली टर्म 0 होगी, बिकॉज x तो कांस्टेंट है वहाँ पे। अब इन दोनों का डिफरेंशिएट बचा था तो -2z आ गया और वहाँ पे आ गया -4x²। सिमिलरली अगर z के रिस्पेक्ट में करें तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, सिर्फ ये वेरिएबल बचा तो -2y आ गया, फिर आपने वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरीके के सवाल नीट में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको ढंग से देख लीजिएगा कि ऐसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। नीट चीज़ों को रिपीट कर लेता है ना, तो मे भी ये सवाल आपसे वापस पूछा जा सके, आपको पोटेंशियल गिवन होगा और आपसे EFI निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। इसके अलावा कई बार है ना आपके पास में जो पोटेंशियल से EFI निकालने का सवाल हो इस तरीके का आ जाता है कि ऐसे करे कुछ स्लोप्स आपको गिवन होगा, हमने क्लास नोट्स में ऐसा किया भी था, अगर आपको याद हो, ऐसे करे कुछ ऐसे बना दिया, फिर आपसे ऐसे करके कुछ बना देते हैं ना, फिर आपसे बोले आप बताइए इससे कोरस्पॉन्डिंग EFI का ग्राफ कैसा बनेगा। ये क्या है, दिस इज V वर्सेस R का ग्राफ है। तो आपको पता है कि जो E और V में रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आपके पास में है दैट इज E इज इक्वल टू -dV/dr। तो ये dV/dr तो स्लोप हो गया, तो स्लोप से आप कंक्लूड करेंगे। तो अगर मान लीजिए इसका स्लोप कुछ आपके पास में ये वाली वैल्यू कुछ 5 मान लेता हूँ और ये वाली कुछ 10 मान लेता हूँ, दिस इज 10 हो गया, ये कुछ ऐसे 15 हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसे 20 हो गया, इस तरीके से बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यू कुछ 20 मान लीजिए। तो अब स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप है हाफ आपके पास में ना, इसका स्लोप कितना है, हाफ है। तो स्लोप हाफ है तो माइनस करना पड़ेगा, स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे दैट इज माइनस दिस इज 2, सॉरी स्लोप है आपके पास में 2 है ना, स्लोप इज परपेंडिकुलर बेस, तो ये 2 हो गया आपके पास, तो -2 करना पड़ेगा बिकॉज ये होता है -dV/dr। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप 0 है तो EFI 0 रहेगा यहाँ पे ऐसे। फिर अगर आप इस वाले रीजन में देखेंगे तो ये 5 है, ये 10 है, तो अगेन आपके पास में -2 ऐसे चला जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, फिर आपके पास में ऐसे 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कुछ वैल्यू 30 मान लीजिए आप, या फिर 40 मान लीजिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप 40 मानेंगे तो ये गैप आ गया 20 का, ये आ गया 20, तो स्लोप आ गया 1 आ गया ना, इसका स्लोप जो है वो 1 है और वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ करके ऐसे 1 बन जाएगा। तो कई बार ऐसा आ सकता है आपके पास में ग्राफ देख के आपसे आगे ये बात कर ले कि आप इसका, ये तो V वर्सेस R का ग्राफ था, इससे आपको E वर्सेस R का ग्राफ बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो ये हमने नोट्स में किया है, आप वहाँ से एक बार देख के इसे समझ सकते हैं इस बात को। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, जिन सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है।
तो जैसे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए ना, ये ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपके पास कुछ ऐसा, इसका मतलब कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में, सेम रहेगी, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ये इमेजनरी भी हो सकता है आपके पास में कि क्यू चार्ज के सराउंडिंग में आपने आर रेडियस का इमेजनरी इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है आपके पास में वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा आपके पास दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों होता है यार? अगर मान लीजिए वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, अगर इसका रीजन याद है क्या आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होता है? क्योंकि डेल्टा भी होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। तो अगर जब आप इसके अराउंड मूव कर रहे होंगे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे थीटा आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर 90 डिग्री हो गया चेंज इन पोटेंशियल कुछ आएगा नहीं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या रहता है आपके पास, परपेंडिकुलर रहता है। फिर आप ये बोल सकते हैं कि कभी मान जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है नहीं आपके पास में, इसे कुछ पोटेंशियल V1 है, V2 है, V3 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसे कुछ ये है 30 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट, तो आपको दिखेगा हाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर ऐसा होता है 30, 20, 10 तो फिर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता। तो आपको ऐसे कई सवाल हमने देखे थे, अगर आप नोट्स में देखेंगे तो, जहाँ पे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको गिवन थे और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी। एक तो इसी तरीके का एंगल वाला सवाल था, समझ में आ गई ये बात? ठीक है। इसके अलावा जैसे एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ऐसे पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे आपके पास, क्योंकि आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका पोटेंशियल KQ/R ही होगा आपके पास। तो एक पॉइंट चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं वो आपके पास में स्फेरिकल बनते हैं। अब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते? अगर मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल है और ये इक्विपोटेंशियल, दोनों अगर इंटरसेक्ट कर गए तो इसकी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में होगा, इस वजह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट करते नहीं है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में बेसिक आइडिया हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद जैसे कई बार एक सवाल ऐसे रहता है कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और ऐसा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया ऐसे ऐसे, और बोलते हैं जिसे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस वाले पॉइंट पे यार ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या है? अगर इंटरसेक्ट तो हो नहीं सकता ना, अगर इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी। इसका मतलब क्या, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ई नेट कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस टच कर गए, मतलब यहाँ पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, तो काटने के बाद तो दिक्कत ही हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा ही नहीं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती। अगर ई 0 होगा फिर ये बात सही हो सकती है। तो अगर कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर जाएं तो वहां पे फिर पोटेंशियल क्या, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, नहीं तो कभी भी इंटरसेक्ट कर सकते नहीं। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात थी। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके पास में, अगर मैं ये बोलूं इफ एट एनी पॉइंट E 0 है आपके पास में, किसी पॉइंट पे E 0 है, तो क्या V भी 0 होगा क्या? देन V इज इक्वल टू 0, ये केस मस्ट, देन V शुड ऑल्सो बी 0, शुड ऑल्सो बी 0। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट, ये आपके पास में फॉल्स स्टेटमेंट है। केस बताइए इसका। सिमिलरली फिर एक और स्टेटमेंट कर लेते हैं, इफ एट एनी पॉइंट V is equal to 0 then E should also be 0। ये वाला स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी फॉल्स है। दोनों केसेस बताइए मुझे, कौन कौन से केस हैं जिसमें ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं। मतलब हो भी सकता है ऐसा, पर हमेशा सही है या नहीं ये आपको बताना है। और अगर आप है ऐसा कोई केस जहाँ पे नहीं वैलिड है तो वो केस भी आप मुझे बताइए। हाँ भाई, तो हम ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में दो चार्जेस हैं, एक यहाँ पे Q है और एक यहाँ पे Q है, तो इनको लाइन ज्वाइन कर दीजिए। सेंटर वाला पॉइंट जो है, जो मिड पॉइंट है, यहाँ से भी दूरी L, यहाँ से भी दूरी L, तो इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखें तो E की वैल्यू 0 है पर V की वैल्यू आपके पास नॉन 0 है। कैलकुलेट करिए ना, यहाँ पे KQ/L, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से भी KQ/L, नेट आ जाएगा 2KQ/L। सिमिलरली आपको V 0 करना है, तो एक को प्लस Q रखिए, एक को माइनस Q रखिए। अगेन आप मिड पॉइंट पे चाहिए तो यह दूरी कुछ L होगी और यह दूरी कुछ L होगी। तो अगर आप बात करेंगे पॉइंट O पे, तो पॉइंट O पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। P नाम देता हूँ इसका। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो वो 0 आ जाएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए P पे 0 नहीं है, दैट इज नॉन 0, बिकॉज ये इधर रिपेल कर रहा है, वो भी इधर अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पे E की वैल्यू 0 हो तो V की वैल्यू ना 0 हो, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है।
फिर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, उससे अच्छे सवाल देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले आप डेफिनेशन बताइए, किसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं? याद है आपको? जितनी चीजें याद है आप सब याद कर लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जितनी चीजें आपके दिमाग में सब आप एक बोल दीजिए। तो हम बोलते हैं कि जब आपके पास में माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, को अगर आप बहुत ही पास रखते हैं डी डिस्टेंस पे, तो इस पेयर को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। इस पेयर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसको ऐसे लिखा जाता है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे होती है? डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? फिर हमने इस तरह के सवाल किए थे, यहाँ पे -2q है, यहाँ पे ऐसे +q है, यहाँ पे ऐसे +q है। तो बताइए इसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, नेट पी नेट कुछ इस तरफ आ जाएगा आपके पास। तो आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को इस एक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारी खुद की बनाई हुई चीज़ है, डाइपोल हमने खुद एक टर्म बनाई है। वो इसलिए बनाई है बिकॉज फिजिक्स में बहुत सारी जगह हमें डाइपोल देखने को मिलते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन बार बार करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसलिए अगर हम इसे अलग से पढ़ दें तो हम कैलकुलेशन हमारे लिए आसान बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो कुछ सवाल हमने किए थे डाइपोल मूवमेंट निकालने के। और एक ये वाला सवाल हमने किया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे से पॉजिटिव चार्ज है, इस पे -q है, इस पे +q है। तो ऐसे पूछा इसका डाइपोल मोमेंट कितना आता है? तो ये अच्छा सवाल था। इसका जो जवाब निकल के आता है दैट इज, ये सोल्व किया था क्या आपने? ये वाला इसका आता है 2r/π मल्टीप्लाई q, ऐसा आता है। सेंटर पे आपने +q रखा हुआ, यहाँ -q रखा हुआ, जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा आता है आपके पास। तो मतलब इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ एक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं, और नेगेटिव ऊपर ऐसे ऐसा डाइपोल, साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसा, इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि यार एक डाइपोल की वजह से EFI कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो हमने बोला दो पोजीशन होती है आपके पास में। अगर यहाँ पे ऐसे एक डाइपोल रखा हुआ है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग दो पोजीशन है। ये तो एक्सियल पोजीशन है, और ये वाली यहाँ पे आपके पास में इक्वेटोरियल पोजीशन है। दिस इज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। तो अगर आप इस एक्सियल पोजीशन पे देखेंगे, इस पॉइंट का नाम कुछ A है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे EFI आता है वो आता है 2kp/r³, 2kp/r³। अगर आप यहाँ से R डिस्टेंस पे देखें, EFI है 2kp/r³। मैंने बताया था एक्सियल पोजीशन ऐसे देखिए, दो हाथ हैं, 2kp/r³। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो भी एक्सियल पोजीशन का पॉइंट होगा, तो वहाँ पे भी EFI कितना आएगा आपके पास? 2kp/r³। डायरेक्शन एक्सियल में कोई भी पॉइंट पे हो वो आपके पास में इसी तरफ रहता है। समझ में आ गया? मतलब जिस डायरेक्शन में डाइपोल है उसी डायरेक्शन में रहेगा आपके पास। अब आप देखिए, अगर आप बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो EFI आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, और कितना आता है बताइए? kp/r³। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज kp/r³। R क्या है? R इसकी डिस्टेंस बता रहा है। तो दो स्टैंडर्ड पोजीशन है आपके पास में, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल पे EFI था दैट इज 2kp/r³, इक्वेटोरियल पे था kp/r³। एक्सियल पे जो डायरेक्शन थी EFI की वो डाइपोल की डायरेक्शन में था, इक्वेटोरियल पे डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हम पोटेंशियल की बात करते हैं। डाइपोल की वजह से हमने पोटेंशियल कैसे लिखा था, एक बार आप खुद याद करके देखिए। क्या आपको याद है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना कितना था आपके पास? तो हम ऐसे बोलते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ऐसे एक डाइपोल है, क्लियर? तो इसकी वजह से अगर आप पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं, तो जो आपके पास में एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल आता है बच्चों, जैसे एक्सियल पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो वो आता है kp/r²। सर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो कैसे देखेंगे? अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बनाए तो ऐसे ही बनाएंगे, बिकॉज नेगेटिव यहाँ पे होगा, पॉजिटिव यहाँ पे होगा, बिकॉज डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो आप पॉजिटिव के पास आते हैं, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे किसी पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्शन होती है क्या? पोटेंशियल कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल देखें दैट इज kp/r², सॉरी r³ नहीं आएगा, kp/r²। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी? वैल्यू नेगेटिव आएगी, बिकॉज आप नेगेटिव चार्ज के पास है। तो ये तो हो गया एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना आता है, kp/r²। साइन के लिए आप ये देखिए, आप कौन से चार्ज के पास है, पॉजिटिव के पास है या नेगेटिव के पास है। ऐसे डिटो सवाल जेई में आया हुआ है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल देखेंगे तो 0 आता है। इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल कितना आता है? 0। तो ये पोटेंशियल की बात चल रही है आपके पास, और ये सब EFI की बात थी आपके पास। समझ में आ गई ये बात?
तो ये तो आपके पास दो स्टैंडर्ड पोजीशन पे निकाला है हमने, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। अब मान लीजिए कभी कोई आर्बिट्री पोजीशन पे निकालना हो तब हम कैसे करते हैं, आइए थोड़ा उसको देख लेते हैं। पोजीशन जो एक्सियल और इक्वेटोरियल है उस पे हम EFI और पोटेंशियल निकाल चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे डाइपोल रखा हुआ है और हमसे ऐसे कुछ आर्बिट्री पोजीशन की बात हो रही है ना, ये वाला ऐसे आर्बिट्री पोजीशन है थीटा एंगल के ऊपर। अगर आपसे इस पे पूछ रहे हैं कि बताइए इस पे EFI कैसे कितना होगा, तो कैसे करते थे आप मुझे करके बताइए। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे कंपोनेंट टॉलरेंस P cos थीटा और इधर एक कंपोनेंट टॉलरेंस P sin थीटा। अब देखिए P cos थीटा के लिए कैसी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है, तो इसकी वजह से जो EFI आएगा एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो की जो डायरेक्शन रहती है वो डाइपोल की डायरेक्शन रहती है, तो इसके लिए एक्सियल पोजीशन, तो इसकी वजह से आएगा 2kP cos थीटा डिवाइड बाय r3। और इस वाले डाइपोल के लिए अगर आप देखेंगे तो इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो इस तरफ आएगा आपके पास दैट इज KP sin थीटा डिवाइड बाय r3। अब आप इन दोनों जो रिजल्टेंट होगा वो नेट EFI होगा। तो ये तो आपके पास में था EFI एट आर्बिट्रेरी पोजीशन, आर्बिट्रेरी पोजीशन। अब अगर आपने सेम बात करें पोटेंशियल के लिए तो कैसे निकालेंगे, V एट आर्बिट्रेरी पोजीशन अगर आपने देखें तो कैसे करेंगे, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे आपके पास में एक डाइपोल है, ठीक है जी, यहाँ पे थीटा एंगल पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ये वाला एंगल थीटा है। करके बताइए क्या पोटेंशियल आएगा आपके पास O पॉइंट के ऊपर। तो अगेन हम बोलेंगे ऐसे कंपोनेंट तोड़ लो, तो यहाँ पे बनेगा P cos थीटा, इधर बनेगा P sin थीटा। देखिए अब एक्सियल की पोजीशन पे जो पोटेंशियल आता है KP बाय r स्क्वायर, तो इसके लिए एक्सियल है, इसके लिए इक्वेटोरियल है, तो कितना आएगा, इट इज KP cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा बिकॉज इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन में 0 होता है। साइन देखें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी डाइपोल ऐसा है तो इसके पास है तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा डायरेक्शन पोटेंशियल की नहीं होती तो आपको डायरेक्शन दिखाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक बात थी डाइपोल के बारे में, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे EFI वगैरह निकालना वो सब इंपॉर्टेंट था। फिर इसके अलावा अगर आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, अगर आप कभी भी एक डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखिएगा, तो आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है दैट इज माइनस ऑफ P डॉट E और टॉर्क जो आता है आपके पास में दैट इज P क्रॉस C। ये कब है, व्हेन E इज यूनिफॉर्म, व्हेन E इज यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे आप तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का एक्सप्रेशन ये रहता है आपके पास में, और ये कई बार पूछ लेता है। तो डाइपोल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कई सवालों में प्रीवियस ईयर में ये चीज़ दिखाई दी होगी, ठीक है। तो आप पूरे में एक EFI एट एक्सियल पोजीशन कितना है 2kP बाय r3, EFI एट इक्वेटोरियल पोजीशन दैट इज KP बाय r3। डायरेक्शन एक्सियल पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पे डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पे KP बाय r स्क्वायर, इक्वेटोरियल पे 0। साइन कैसे देखेंगे, वहाँ पे 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के पास में है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के पास में तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दैट इज माइनस ऑफ P डॉट E, टॉर्क का एक्सप्रेशन दैट इज P क्रॉस C। तो ये इतना डाइपोल का पार्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ढंग से देख के जाइएगा। तो हमने जो डाइपोल है आपके पास में, डाइपोल के जो सवाल हैं वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। मोस्टली जो सवाल पूछेंगे वो टॉर्क और एनर्जी पे पूछेंगे, तो अपने इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। मैं आपको ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे ऐसे एक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, और ऐसे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच में जो एंगल है वो कुछ 30 डिग्री है, इस तरीके का सेटअप है। तो आपसे बोलूँगा इस वाले केस में बताइए टॉर्क कितना लग रहा है आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सेटअप की, ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने पूछ ली। तो आप मुझे बता सकते हैं, तो अब बोले टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आता है, टॉर्क आता है आपके पास में P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो यार P इस तरफ है, E इस तरफ, तो आप क्या लिखें P E साइन थीटा, थीटा क्या दोनों बीच में एंगल, तो वो कितना 30 डिग्री, तो कितना बन गया ये P E साइन 30, तो कितना आ गया आपके पास, जैसे P E बाई 2, ये आ गया आपके पास में टॉर्क। समझ में आ गया। सिमिलरली बच्चों अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस P डॉट E, पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज माइनस P डॉट E। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बनेगा माइनस P E कोस थीटा, तो माइनस P E ये हो गया कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री वैल्यू पता है आपको, दैट इज √3/2, दिस विल बिकम माइनस P E √3/2। ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आएगी।
मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सवाल ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी मतलब जो मोस्टली देखा गया है वो टॉर्क वगैरह से सवाल आपसे पूछा गया, या फिर ऐसा हो सकता है आपके पास में कि एक पहले ऐसे था और फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ है, ये वाला एंगल आपके पास में इनिशियल 90 डिग्री है। अब आप इसको फ्री छोड़ेंगे तो क्या होगा, फ्री छोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स होएगा क्यू और पॉजिटिव चार्ज पे कुछ इस तरफ फोर्स होएगा क्यू। तो ये रोटेट करेगा तो कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए। तो अगर मैं पूछूँ कि फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब इन align the dipole in direction of electric field, align the dipole in direction of electric field, कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल को अलाइन करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें पता है जो वर्क डन आएगा कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, सही है ये बात। तो देखिए इनिशियल केस ये है, तो अगर आप यहाँ पोटेंशियल देखें दैट इज माइनस पी डॉट ई होता है आपके पास। तो इनिशियल केस में देखिए पी इस तरफ है, ई इस तरफ है, एंगल कितना 90 डिग्री। तो अगर आप यू इनिशियल देखेंगे तो ये बन जाएगा पी ई कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री आपके पास में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगा जीरो। फाइनल पोटेंशियल अगर आप देखने जाएंगे दैट इज माइनस पी डॉट ई, सॉरी दिस इज माइनस पी डॉट ई। फाइनल देखने जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, पी बी इस तरफ हो जाएगा, ई बी इस तरफ हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या रहेगा दैट इज माइनस पी ई कोस 0 डिग्री, तो ये कितना बनेगा माइनस पी ई। समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर आप यहाँ से डेल्टा यू निकालने जाएंगे दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल है माइनस पी ई, इनिशियल है 0, तो ये आ गया आपके पास में दिस इज सॉरी पहले डेल्टा यू निकालते हैं। डेल्टा यू कितना आएगा फाइनल दैट इज माइनस पी ई, इनिशियल क्या है आपके पास में 0, तो ये वाली माइनस करो प्लस करो फर्क नहीं पड़ता, तो ये डेल्टा यू आ गया। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो ये बन जाएगा पी। तो इससे के सवाल आपके पास में आ सकते हैं डाइपोल से। और हम ये तो देख चुके हैं अभी एक्सियल पोजीशन के ऊपर EFI कितना है, इक्वेटोरियल पे कितना है, टॉर्क और ये सब। तो डाइपोल मोमेंट बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपसे पूछी जा सकती है, आप इसे ढंग से देख के जाएंगे, ठीक है। कंडक्टर पे चलते हैं। कंडक्टर इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा टफ भी रहता है। तो अगर आप धर्म वरम से ढंग से आपने पढ़े हैं, नोट्स आपने तो जितनी बार भी आप नोट्स आप बार बार पढ़ दीजिए ना, जब तक आपको कंडक्टर समझ में आए नोट्स बार बार पढ़ते रहिए। जैसे आप नोट्स पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे कंडक्टर आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप बार बार नोट्स पढ़िए तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। कंडक्टर में अगर आप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ थी, कुछ धर्म हमने देखे थे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एक तो ये था दैट इज EFI inside meat of conductor is 0। अगर आप कभी भी किसी भी मेटल को या फिर किसी भी कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या होता है कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है इंडक्शन की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर एक्सटर्नल ई है, इधर ई इंड्यूस है। जब तक ये ई इंड्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये चार्ज मूव करता रहेगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए अभी भी ई नेट जीरो नहीं हुआ तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, नेगेटिव भी चार्ज मूव करेगा, और जैसे चार्ज मूव करेगा वैसे वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। मान लीजिए कि अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जैसे ई इंडक्शन की इसकी वैल्यू कुछ मान 20 है, इसकी वैल्यू अभी कुछ 10 ही हुई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा, नेगेटिव इधर भागेगा। जैसे ये चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे तो ये इंडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, फिर कुछ 12 हो जाएगी, फिर भी कम। तो ऐसे जब तक चार्ज मूव होता रहेगा तब तक, मतलब जब तक चार्ज मूव होता रहेगा तब तक इसका EFI अंदर जीरो ना बन जाए। ये चार्ज मूव होने का कारण ही ये है बिकॉज इसको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, अंदर ई नेट जीरो हो जाएगा, तभी जाके चार्ज का मूवमेंट आपके पास रुकेगा। तो अगर आप बात करेंगे स्टडी स्टेट के अंदर, बिकॉज इनिशियली जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, बिकॉज चार्ज को इंड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा स्टडी स्टेट में आ जाएगा, उसके बाद में मीट में EFI कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसको ये सेटल डाउन होने में ज़्यादा टाइम देने का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये काम हो जाता है। तो पहली बात तो ये थी कि कंडक्टर की मीट में EFI जीरो होता है। मीट समझते हैं ना, जहाँ पे मटेरियल है। सेकंड बात अगर आप देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कंडक्टर इज ए इक्विपोटेंशियल बॉडी। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। इक्विपोटेंशियल बॉडी, इक्विपोटेंशियल बॉडी का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे एक बॉडी है आपके पास में ना, यहाँ पे ऐसे बॉडी है,
ठीक है। इक्वी पोटेंशियल है, इसका मतलब ये कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो वो सेम आएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप मान लीजिए मीट से चल के आप एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं, मीट के थ्रू एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं, और जब मीट वाले रास्ते से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो डेल्टा वी का एक्सप्रेशन अगर मैं ऐसे लिखूँ ई डॉट डी एल, तो ई की वैल्यू तो जीरो आएगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मीट में ई एफ आई जीरो होता है, तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है आपके पास, जीरो आता है। बात समझ में आ गई? बिकॉज मीट में ई एफ आई जीरो है तो आप मीट के थ्रू कोई भी पॉइंट पर जा सकते हैं, तो अगर आप कोई भी पॉइंट पर जाएंगे तो आपके पास में ई एफ आई जो निकल के आएगा वो जीरो है मीट के अंदर, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। थर्ड चीज की अगर आप बात करेंगे तो हम बोलेंगे ई एफ आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये क्यों हुआ? बिकॉज हमें पता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की डेफिनेशन ये होती है कि उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होती है। तो कभी मान लीजिए ऐसा कोई भी आपके पास में कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे है वो ऐसी होगी, यहाँ पे कुछ ऐसी होगी और यहाँ पे कुछ ऐसी होगी। ऐसा सवाल जेईई एडवांस में एक बार आया था, उसने कंडक्टर दिखा के पूछा था कि फील्ड लाइन्स कैसे बनेगी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कंडक्टर की हमेशा परपेंडिकुलर होगी। कभी भी कोई फील्ड लाइन मीट को पास नहीं कर सकती। नो फील्ड लाइन कैन क्रॉस मीट ऑफ कंडक्टर। मतलब मीट ऑफ कंडक्टर में कभी कोई फील्ड लाइन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? आपको पता है यार, जो मीट मटेरियल है वहां पे तो ईएफआई नहीं है, और अगर वहां पे फील्ड लाइन होगी तो क्या होगा, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई हमें ये पता है जो मीट ऑफ कंडक्टर है वहां पे ईएफआई नहीं है, और अगर मीट ऑफ कंडक्टर में ईएफआई नहीं है और आपने वहां फील्ड लाइन भेजी तो इसका मतलब ये यार वहां पे ईएफआई आ गया, तो बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ना। तो कभी मीट ऑफ कंडक्टर रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मीट ऑफ कंडक्टर, इसमें कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, फील्ड लाइन यहीं से शुरू होगी, इसके मीट में कभी कोई फील्ड लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। आइए अब इसके बाद में शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, इसको छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बात और थी कि मान लीजिए आप कंडक्टर को कभी भी चार्ज देंगे, जैसे एक कंडक्टर है, इसको अगर आप चार्ज देंगे, चार्ज हमेशा कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा। चार्ज कभी मीट में रह सकता नहीं है। इसका रीजन ही मैंने आपको बताया था, बिकॉज अगर मीट में रह जाएगा तो अगर आप वहाँ पे गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मीट में होता, यहाँ पे आप ऐसे गॉसियन सरफेस चूज करते, तो आप देखेंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू तो जीरो है, बिकॉज मीट में हर एक पॉइंट पे जीरो आता है, तो क्यू इनसाइड पे कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो जब हम चार्ज देते हैं वो चार्ज हमेशा कहाँ पे रहता है? सरफेस पे रहता है। चार्ज ऑलवेज लाई ऑन सरफेस, मीट में नहीं रह सकता। सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो इनर सरफेस भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है, पर वो मीट में कभी भी रहेगा नहीं। फिर इसके बाद में बच्चों हमने बात की थी शील्डिंग इफेक्ट की, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। शील्डिंग इफेक्ट क्या था? शील्डिंग इफेक्ट आप मुझे बताइए। शील्डिंग इफेक्ट में क्या था? मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर यहाँ पे ऐसे कैविटी है आपके पास में, ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कैविटी है, और कैविटी में अगर आपके पास में कोई भी चार्ज नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, अंदर ईएफआई जीरो आएगा। अगर कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है तो ईएफआई इनसाइड द कैविटी क्या होगा? हमेशा जीरो होगा, चाहे बाहर कुछ भी करते रहिए। समझ में आ गया बात? क्या था? इफ देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज की बात हो रही है। ऐसा नहीं सर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है नेट चार्ज जीरो, नहीं, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड कैविटी देन EFI will be zero इन कैविटी। फिर चाहे बाहर कुछ भी करते रहिए, कभी भी कैविटी के अंदर आपके पास में EFI नहीं आएगा। इसी को शील्डिंग, शील्ड मतलब क्या होता है? शील्ड कर रहा है, किसी को बचा रखा है, तो अंदर जो भी चीज होगी आपके पास उसके ऊपर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, चाहे आप बाहर कुछ भी करते रहिए। तो जो भी सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उसको हम इसी की हेल्प से मतलब बचाते हैं शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। फिर हमने इस तरीके के सवाल किए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। हमने बोला था कि यहाँ पे एक शेल है, दिस इज कंडक्टिंग शेल, और यहाँ पे हम ऐसे चार्ज रख देते हैं, यहाँ पे ऐसे क्यू चार्ज रख देते हैं, और ये न्यूट्रल है ना, शेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दिस कंडक्टिंग शेल इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल। अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट है O पॉइंट, तो अगर मैं पूछूं नेट EFI एट पॉइंट O कितना होगा बताइए? नेट EFI एट पॉइंट O तो वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यार हम ये जानते हैं कि भी कैविटी मतलब आपके पास में शेल है, वो भी तो कैविटी है, एक बड़े स्फीयर में से थोड़ा छोटा स्फीयर काट लिया तो वो भी अंदर कैविटी बन गया, उसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो ई नेट जो आपके पास में आएगा नेट EFI वो कितना आएगा? जीरो आएगा। पर इस क्यू चार्ज को देखिए कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ठीक है। अब अगर मैं पूछूं EFI एट पॉइंट O ड्यू टू Q, इस Q चार्ज की वजह से अगर मैं पूछूं तो EFI जीरो होगा क्या? नहीं होगा भाई, इंडिविजुअल की वजह से आ सकता है, नेट जीरो आना चाहिए। तो इस Q की वजह से तो ऑब्वियसली आएगा, दैट इज KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो यार आपको दिखाई दे रहा है कि यार इस Q की वजह से EFI कुछ इस तरफ आ रहा है, तो क्या करेगा, ये जो इंड्यूस चार्ज है इसकी वजह से EFI किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। दिस इज E इंड्यूस, दिस इज E ड्यू टू Q, समझ में आ रहा है? तो E इंड्यूस कितना आएगा? E एट O ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, तो वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। जिसकी डायरेक्शन इस तरफ थी तो इसकी इस तरफ थी। तो कुल मिला के कंडक्टर कुछ भी करेगा पर अपने धर्म की पालना करेगा, जो इसके धर्म है वो उनको फॉलो से करना ही करना है। ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप देख, नोट डाउन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही छाप लीजिए। वर्ड कॉमन मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इस वजह से अपने आप निकल जाता है। आपको सिर्फ देखना है और कुछ लगे तो आप छाप लीजिएगा। मेरे हिसाब से सब नोट्स की ही बातें हैं, तो आपको छापने की जरूरत नहीं है, सब देखते रहिए खाली। ठीक है, जो हमने EFI वाला सवाल किया था वो पोटेंशियल में और बेहतर बन जाता है। मान लीजिए आपके पास में ऐसे एक शेल है और इस पे कुछ चार्ज नहीं है ना, यहाँ पे आपने ऐसे Q चार्ज को रखा हुआ है। ठीक है, आपसे बोला गया कि इस O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इस Q चार्ज को देखते हुए इंड्यूस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप इस O पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे तो क्या लिखेंगे, V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन तो लगाना है, इससे पहले भी हमने यही तो किया था। हमने ये बोला था इससे पहले वाले में, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें ये किया था कि जो नेट EFI है वो दोनों का सम है, Q की वजह से और इंड्यूस चार्जेस की वजह से। तो वही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इस Q चार्ज की वजह से कितना आएगा आपके पास, दैट इज KQ डिवाइड बाय स्मॉल r, अगर इसकी वजह से सेपरेशन r है। और इंड्यूस चार्ज की वजह से कुछ आएगा ही नहीं, बिकॉज हर एक चार्ज की दूरी, मतलब यहाँ पे जितना भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो उसकी भी दूरी r है, पॉजिटिव चार्ज की भी दूरी r है। तो नेट चार्ज अगर आप देखें तो जीरो बन जाएगा। तो V एट O अगर आप निकाल के देखें, इट विल बिकम KQ बाय स्मॉल r। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए इस P पॉइंट पे। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे कुछ P पॉइंट है और इसकी दूरी इससे कुछ R1 है। अब आपसे पूछा गया बताइए P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, VP पूछा, P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तब हम क्या बोलेंगे, करके बताइए P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा। तो हम बोलेंगे यार P पॉइंट पे पोटेंशियल वैसे नहीं निकाल सकते, इसकी वजह से निकाल लूंगा, चलो KQ बाय R1, पर इंड्यूस चार्ज की वजह से नहीं कर पाऊंगा ना। मैं वापिस अगर ऐसे करूँ V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, तो दिक्कत क्या होगा, इसको तो मैं लिख दूंगा KQ डिवाइड बाय R1, पर इसको ये हमें पता नहीं भाई, ये नहीं निकाल सकते, बिकॉज अब की बार हर एक चार्ज से डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो गया। पहले सेंटर पे थे तो हर एक चार्ज से दूरी R थी तो दिक्कत नहीं थी, तो अब इस वाले मेथड से नहीं जा सकते। अब दूसरे मेथड से जाते हैं। हमें ये पता है कि भाई आपको अंदर जो शेल के अंदर जो EFI है वो जीरो है, तो अगर आप देखेंगे तो आप ये बोलेंगे डेल्टा V होता है माइनस ऑफ E डॉट dl, और अंदर अगर आप देखेंगे EFI तो वही टर्म जीरो है। इसका मतलब जो P पॉइंट पोटेंशियल है वही सेंटर पोटेंशियल होगा। सेंटर पोटेंशियल पता है KQ बाय R, तो आप क्या लिखेंगे, आंसर हुआ KQ बाय R, V एट P पॉइंट की अगर आप बात करें तो। फिर आपसे ये पूछ सकता है इस P पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना है, तो आप ये बोले सर V एट P ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो कैसे करेंगे यार, नेट ये है, दैट विल बिकम KQ बाय R1 माइनस KQ, नहीं KQ बाय R माइनस KQ बाय R, ऐसे कर सकते हैं। हमने ये वाला यूज किया यार, हमें अब P पता लग गया, P पॉइंट KQ बाय R, तो ये इधर माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात। तो आप देख लीजिए, कंडक्टर को सोच समझ के चलना पड़ता है, आपको सब चीजें देखनी पड़ती है, क्या क्या आपको पता है उनका यूज करके आप सवाल को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, छाप लीजिए। हमने इसके बाद में बात की थी कंडक्टिंग शेल्स के बारे में। तो कंडक्टिंग शेल्स कैसे रहती है, ऐसे जैसे शेल बना दी ना अपने एक ही सवाल करते हैं, सब कुछ कर देंगे ना, तो कैसे शेल बना लेते हैं। इस पर 3 पीसेज है आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए आपको गिवन है कि सेंटर पे चार्ज कुछ Q है, इस पे टोटल चार्ज कुछ 2Q है, इस पे कुछ 4Q है और इस पे कुछ मान लीजिए 5Q है। सबसे पहले आपसे पूछा कि मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको Q लिख देते हैं, कैपिटल Q। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कि यार जो आपके पास में यहाँ पे अगर आप गोशियन सरफेस बनाएंगे इस शेल के मीट में, तो उसके अंदर Q इनसाइड जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे Q है तो बच्चों यहाँ पे कितना है, माइनस Q आएगा। अभी शेल की इस फेस से माइनस Q आ गया, टोटल है 2Q, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3Q आएगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा 3Q आ गया। अब देखिए इस वाले शेल की गोशियन सरफेस बनाएंगे तो इसके अंदर भी Q इनसाइड जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल है 3Q, तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा, माइनस 3Q, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 7Q आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 7Q आ गया, अब इसके भी Q अंदर Q इनसाइड जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल है 4 6 और 7Q, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 7Q, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12Q आ जाएगा।
तो ये तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो उसमें बस हम एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि शेल के अंदर जो क्यू इनसाइड होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। उसका रीज़न मैंने बताया था कि अगर आप इस शेल के मीट में गॉसियन सरफेस कंसीडर करें तो उसके अंदर क्यू इनसाइड 0 होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर हमें EFI निकालना हो, EFI निकालना है, जैसे इस वाले पॉइंट पे EFI निकालना है, B पे निकालना है और C पे निकालना है, तो अगर हम EFI निकालेंगे A पॉइंट पे, सबकी डिस्टेंस, जैसे A पॉइंट की डिस्टेंस RA मान लीजिएगा, B की RB और C की RC, तो अगर आप देखेंगे एक तो आप सब शेल के बाहर है, सब शेल के क्या है, बाहर है, और सब शेल के बाहर है, सब शेल का चार्ज कहाँ पे मान सकते हैं, सेंटर में मान सकते हैं। तो सबका चार्ज सेंटर पे मान लो, टोटल कितना हो गया 5, 4, 9, 11 और एक 12। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज K12Q डिवाइड बाय RA का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस B वाले पे जाएंगे तो B वाले पे अगर आप जा रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे EFI निकालना, देखिए आप इस वाले शेल के अंदर हैं और इस शेल के, जब आप शेल के अंदर होते हैं तो वहाँ पे EFI नहीं है, तो इस शेल की वजह से तो यहाँ पे EFI नहीं आएगा, सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इन अंतर वालों की वजह से आएगा। और इनकी वजह से कितना है, 4Q 2Q और ये टोटल कितना है 7Q। तो आप क्या लिखेंगे, K7Q डिवाइड बाय RB स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे C पॉइंट पे चलेंगे, अब आप देखिए आप इस शेल के भी अंदर है, इस शेल के भी अंदर है, और जैसे ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप ये चीज़ तो याद है ना, भी शेल पे जब चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी वजह से अंदर EFI नहीं आता। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कर रहे हैं, हर एक शेल की वजह से निकाल रहे हैं। तो इस शेल की वजह से 0, इस शेल की वजह से 0, इसके बाहर है तो इन दोनों की वजह से आएगा। टोटल चार्ज कितना आएगा, इस पे सबको सेंटर पे डालेंगे तो कितना आएगा, तो टोटल दैट इज K2Q और Q3Q, दैट इज 3Q डिवाइड बाय RC का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे एक पॉइंट और होता आपके पास में D पॉइंट, तो D पॉइंट में अगर आप देखें तो इस शेल और इस शेल, इन तीनों शेल की वजह से 0 आएगा, सिर्फ इस Q की वजह से आएगा, दैट इज E एट पॉइंट D, इट विल बी KQ डिवाइड बाय RD का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर आप पोटेंशियल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम पोटेंशियल लिख देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे इस A पॉइंट पे, तो आप देखिए आप सभी शेल के बाहर हैं, जब आप सभी शेल के बाहर होते हैं तो पोटेंशियल आता है आपके पास, सबको सेंटर पे डाल दो तो कितना है आपके पास, K12Q डिवाइड बाय RA। अगर आप बच्चों B वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने जाएंगे, B वाले पॉइंट पे, तो इस शेल के क्या है, अंदर है। जब आप किसी शेल के अंदर होते हैं, जैसे यहाँ पे एक शेल है, इस पे चार्ज कुछ Q है, इस अंदर वाले पॉइंट पे मैं पूछूं R0 रेडियस है, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, तो कितना आता है, दैट इज KQ डिवाइड बाय R0। तो इस वाले शेल की वजह से कितना आएगा, बाहर वाले शेल की वजह से, दैट इज K5Q डिवाइड बाय, इसकी रेडियस कुछ मान लेता हूँ, ये कुछ R है, ये कुछ 2R है और ये कुछ 3R है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3R का स्क्वायर, सॉरी 3R स्क्वायर नहीं इसका। तो ये तो आ गया इस वाले शेल की वजह से। तो जब आप शेल के अंदर हैं तो इसकी वजह से हो जाएगा KQ बाय R0। अब इन सब के बाहर हैं तो इन सबको सेंटर पे डाल दो, तो कितना होगा 4, 6 और 7, दैट इज प्लस K7Q डिवाइड बाय RB। समझ में आ गया। अब सिमिलरली अगर हम C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, C पॉइंट पे, तो आप कौन कौन से शेल के अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसकी वजह से कितना बनेगा, K5Q डिवाइड बाय 3R, क्योंकि इसके अंदर है तो जो इसके सरफेस से पोटेंशियल होगा, इस शेल की वजह से बता रहा हूँ, सिर्फ इस शेल की वजह से जो सरफेस से पोटेंशियल आएगा वही अंदर आएगा, प्लस इसके भी अंदर है तो इस पे कितने, K4Q डिवाइड बाय 2R। और अब यहाँ पे देख रहे हैं तो आप इस चार्ज इस शेल के बाहर है तो इनको सेंटर पे डाल दीजिए आप, तो कितना, दैट इज K3Q डिवाइड बाय RC। अगर आप D पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो आप देखिए तीनों शेल के अंदर है, तो पहले तीनों शेल की वजह से लिखना पड़ेगा, इसकी वजह से आएगा, बाहर वाले की वजह से, इसके अंदर वाले की वजह से आएगा K4Q डिवाइड बाय 2R प्लस K2Q डिवाइड बाय R, और इस वाले चार्ज की वजह से आएगा, दैट इज KQ डिवाइड बाय RT। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सही ढंग से लगाना जानते हैं तो आप EFI और पोटेंशियल शेल की वजह से किसी पॉइंट पे लिख सकते हैं। क्लियर है, ये छाप लीजिए। कई बार क्या सवाल आता है, ऐसे आपके पास शेल दे देगी आपको, 3 शेल मान लेता हूँ, और फिर आपको बोलेगा इस पे कुछ चार्ज है Q, इस पे कुछ 2Q, इस पे कुछ 4Q मान लीजिए, रेडियस गिवन रहेगी, ये R है, ये 2R है और ये ऐसे 3R है। फिर आपसे बोलता है कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक स्विच था, अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो फाइनल चार्ज कितना कितना आएगा। अब देखिए स्विच को क्लोज करने से होता क्या है, जब आप स्विच को क्लोज करेंगे या फिर 2 कंडक्टर जब आप ज्वाइन करेंगे तो चार्ज फ्लो होता रहेगा, कब तक होता रहता है, तब जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना बन जाए। तो इसका नाम शेल 1 है, इसका नाम शेल 2 है। तो हम क्या बोलेंगे, बाय, अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे, बाय क्लोजिंग स्विच पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2। तो कुछ नहीं करना यार, अगर आप इस स्विच को बंद कर देंगे तो नया चार्ज मान लीजिए, इस पे कुछ Q
क्यू चार्ज आ जाएगा, बिकॉज अब क्या होगा, सेकंड शेल और फर्स्ट शेल पे टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा सिर्फ। अब जैसे इससे पहले अगर आप देख रहे थे तो ये शेल 2 आइसोलेटेड थी, तो इस पे टोटल चार्ज 2Q ही रहता, पर अगर आप स्विच को बंद कर देंगे तो अभी 2Q यहाँ पे भी जा सकता है, 4Q यहाँ पे भी आ सकता है। तो आप ये बोलेंगे शेल 1 और शेल 2 का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप Q चार्ज लिखेंगे टोटल, यहाँ पे कुछ Q लिखेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा 6Q - Q। अब आप क्या कीजिए, शेल 1 का और शेल 2 का पोटेंशियल लिखिए। कैसे लिखेंगे, शेल 1 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आप शेल 1 का पोटेंशियल निकालें, सबके बाहर है, सेंटर पे डाल दीजिए सबको, तो आएगा पोटेंशियल ऑफ 1 शेल 1 का अगर आप देखेंगे तो ये कितना बन गया, दैट इज 4 6 7 के 7Q डिवाइड बाय 3R। अगर आप सिमिलरली शेल 2 का निकालने जाएंगे तो आप यहाँ पे पहुंच गए, तो इस शेल के अंदर है तो इसकी वजह से कितना आएगा, K 6Q - Q डिवाइड बाय 3R। और इसकी वजह से देख रहे हैं सबको सेंटर पे डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, Q + Q, दैट इज K Q + Q डिवाइड बाय 2R। अब आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, अगर आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगा काम ये। तो ऐसा होता है आपके पास में कि शेल को ज्वाइन कर देते हैं तो उसमें चार्ज फाइनल कैसे निकालें, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्या होता है, कई बार अर्थिंग कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे 2 शेल देंगे आपको 3 शेल दे दी मान लीजिए, इसको अर्थ कर दिया, पहले इस पे कुछ Q था, 2Q था, इस पे 3Q था, अब बोल दिया कि इसको अर्थ करने जा रहे हैं। अब अर्थ करने का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज को अर्थ कर देंगे तो उसका पोटेंशियल कितना बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। जब इसको अर्थ कर देंगे तो ये तो सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये भी सेम का सेम रहेगा, पर इस चार्ज से जब कोई नया चार्ज आ जाएगा Q, तो धरती से कोई भी चार्ज आ जा सकता है तो वो 2Q का मतलब नहीं रहा, यहाँ पे Q बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस वाले शेल का पोटेंशियल लिखेंगे V ऑफ शेल 2, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो आप Q की फॉर्म में पोटेंशियल निकाल लीजिए, उसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो आपको फाइनल चार्ज मिल जाएगा इस शेल के ऊपर कितना आएगा। तो देखिए, अगर आप कभी भी 2 कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर आप अर्थ करते हैं तो उस शेल का, जिस भी शेल को अर्थ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना बना दीजिएगा, 0 बना दीजिएगा। तो ये हमसे पूछा जा सकता है शेल के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अभी हम बात करें प्लेट्स के बारे में। आपके पास ऐसे सवाल रहते हैं कि यहाँ पे ऐसे प्लेट्स रहती है आपके पास, 2 प्लेट्स मान लिया, अब मान लीजिए इस पे कुछ 2Q चार्ज है, इस पे कुछ 4Q चार्ज है, तो आपसे पूछ लिया बताइए हर एक प्लेट पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो हमें पता है जो आउटर प्लेट्स पे आता है दैट इज सब्मिशन ऑफ Q/2, तो सब्मिशन ऑफ Q कितना हो गया, 4 और 2 6Q, तो यहाँ पे आएगा 3Q, और यहाँ पे भी कितना है 3Q। तो आउटर सरफेस पे आता है सब्मिशन ऑफ Q/2, तो यहाँ पे 3Q है, टोटल होना चाहिए इस पे 2Q, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास -Q। अब आमने सामने की प्लेट पे हमेशा इक्वल अपोजिट चार्जेस आते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो Q इनसाइड 0 होना चाहिए, क्लियर। आमने सामने फेस पे हमेशा ये आता है आपके पास, तो ये आपके पास में आ गया, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिमिलरली मान लीजिए कुछ ऐसा होता, 3 प्लेट्स अगर हम मान लें, यहाँ पे मैं बोल दूँ 4Q है, यहाँ पे 2Q है और -Q है, तो आप निकाल पाएंगे ना हर एक फेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो ये हो जाएगा 4 और 6, तो ये 5, दिस विल बिकम 5Q/2, यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास में 5Q/2, ठीक है, 5Q/2 आ गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा 3Q/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3Q/2। अच्छा, इस पर टोटल रहना चाहिए 2Q, तो यहाँ पे अगर -3Q/2 आ गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास 7Q/2, सही, यहाँ पे 7Q/2, तो यहाँ पे बन जाएगा -7Q/2, तो अपने आप हो जाएगा। अब जैसे EFI अगर आप देखेंगे, EFI यहाँ पे EFI कितना आएगा, तो यहाँ पे जो जस्ट नियर जो EFI है σ/ε0, तो यहाँ पे सिग्मा निकाल लीजिए बाय ε0 कर दीजिए, सिग्मा कितना आएगा, दैट इज 5Q/2 A/ε0, क्लियर। इसके जस्ट पास में EFI आएगा, इसका सिग्मा देख लीजिए, दैट इज σ/ε0, नेट आ गया ना ये। अगर आप वैसे करना चाहें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, तो इन दोनों की वजह से 0, यहाँ पे बताओ इन दोनों की वजह से 0, इन दोनों की वजह से भी 0, सिर्फ इसकी और इसकी वजह से आएगा। तो इस पे मान लीजिए σ1 है, दैट इज σ1/2ε0, इसके σ1/2ε0, नेट हो जाएगा σ/ε0। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो वैसे कीजिए कंडक्टर के जस्ट नियर जो EFI दैट इज σ/ε0, उससे भी कर सकते हैं, नहीं अगर आप चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में लगा सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, 2 तरीके हैं, या तो आप अगर वैसे करें तो एक फेस की वजह से EFI आता है σ/ε0, फिर आप सबकी वजह से देखिए नेट को निकाल लीजिए, या फिर आप सेकंड तरीका यूज कर सकते हैं कि हमने देखा है भी कंडक्टर के जस्ट पास में EFI आता है σ/ε0, इसके जस्ट पास वाले σ/ε0, इसके जस्ट पास σ/ε0, तो ये जब σ/ε0 है सबकी वजह से अपने आप मिलके आ रहा है, चेक कर लीजिए दोनों से सेम रिजल्ट आता है आपके पास, क्लियर, ठीक है। फिर कई बार क्या हो सकता है आपके पास में ऐसे 2-3 प्लेट रहेगी आपके पास में, किसी एक प्लेट को अर्थ कर देंगे, किसी एक प्लेट को अर्थ कर दिए, यहाँ पे Q है, यहाँ पे 4Q है और यहाँ पे कुछ 3Q है मान लीजिए,
तो अर्थ करने से क्या होता है, अर्थ करने में क्या होगा, जो आउटर सरफेस का चार्ज होगा वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आउटर का मतलब एक प्लेट अर्थ हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, अगर कभी भी अर्थिंग है तो जो आउटर मोस्ट फेसिस है उस पर चार्ज कितना बनेगा, 0। तो यहाँ पे क्यू बनेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, -q, यहाँ पे 3q बने तो यहाँ पे -3q। और इसका टोटल कंजर्व नहीं रहेगा बिकॉज ये चार्ज तो अर्थ में जा सकता है ना। तो जब भी कभी अर्थिंग हो आपके पास में तो आउटर मोस्ट फेसिस का चार्ज कितना बना दीजिएगा, 0 बना दीजिएगा। बच्चों फिर एक बात करते हैं, दैट इज कोई भी ऐसे कंडक्टर है आपके पास में ना, कोई भी एक कंडक्टर है ऐसे, तो जैसे मान लीजिए कंडक्टर बना दिया हमने यहाँ पे, तो एक तो सिग्मा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर के, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होगा, जहाँ पे शार्प चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे शार्प ऐसे तो यहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पे सिग्मा 1 है तो इसके जस्ट पास में जो EFI है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो नेट EFI है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे भी कुछ क्यू है, यहाँ पे भी कुछ क्यू है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो बस आपको अगर यहाँ पे EFI निकालना, जस्ट इसके पास वाले सिग्मा देख लीजिए, इसके जस्ट पास में जितना सिग्मा होगा EFI आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन, वो सबकी वजह से मिला के आएगा ना ऑटोमेटिक। तो आपको ऐसा नहीं भी सिर्फ इसकी वजह, सबकी वजह से मिला के। तो EFI जस्ट नियर द कंडक्टर कितना आता है, EFI जस्ट नियर कंडक्टर, कंडक्टर भी बहुत पास में, EFI सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा किसका होगा, जो इसके पास वाले पॉइंट का सिग्मा है। समझ में आ गया। और नेट EFI है, ये नेट EFI है, ये आपको हेल्प करेगा आगे, ठीक है। फिर हम देखा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो कितना, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जेईई एडवांस में एक बार इसका सवाल आया था और यही सवाल हमने क्लास में भी किया था कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे ऐसे 2 कटोरे हैं ऐसे, ठीक है, इस पे भी सिग्मा है, इस पे भी सिग्मा है। समझ में आ रही बात, तो डायग्राम अच्छा बना लेते हैं। ऐसे यहाँ पे 2 कटोरे हैं, ठीक है, इस पे भी आपके पास सिग्मा है यहाँ पे और यहाँ पे भी सिग्मा है। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस पे इधर फोर्स लगा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा है। अब आप इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर पता है, प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसमें DA मल्टीप्लाई कर देंगे, DA, तो ये फोर्स आ जाएगा आपके पास में, DA इस तरफ फोर्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए तो इस तरफ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई DA। अब इसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये वाला एंगल थीटा मान लो, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट DA कोस थीटा, बिकॉज साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इसका ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट इसको काट देगा आपके पास। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो DA कोस थीटा का इंटीग्रेशन है, DA का जैसे ये ऐसे एरिया है, इसके 2 कंपोनेंट, एक ये वाला एक ये वाला, DA कोस थीटा ये वाला है, जैसे DA कोस थीटा। तो अगर आप DA कोस थीटा इंटीग्रेट करें तो प्रोजेक्शन एरिया बन जाएगा, दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ DA कोस थीटा, क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज प्रोजेक्शन एरिया, प्रोजेक्शन एरिया। तो इसका प्रोजेक्शन एरिया कितना आएगा, ये आएगा प्रोजेक्शन एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप मुझसे फोर्स पूछेंगे तो फोर्स आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वर्ड। जब भी कोई सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का आएगा तो आप किसी और से कर नहीं पाएंगे ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में जब ये DA कोस थीटा आपने देखा, अच्छा DA ऐसा ऐसे कंपोनेंट तोड़ा, DA कोस ये वाला आएगा। जब आप सभी को तोड़ेंगे तो प्रोजेक्शन एरिया बन जाएगा, वो है सर्कुलर एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको ढंग से देखिएगा। बच्चों अपने अगर सेल्फ एनर्जी की बात करें तो मान लीजिए एक शेल है आपके पास में और इस शेल पे ऐसे कुछ Q चार्ज गिवन है, इसकी रेडियस कुछ R है। तो अगर आप इसकी सेल्फ एनर्जी पूछेंगे तो कितना है आपके पास शेल की, शेल कितना है, 0.5 kQ² डिवाइड बाय R, ये शेल की है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होता है, इस पे Q चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ना अंदर वॉल्यूम के अंदर, तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया आपके पास में, सॉलिड स्फीयर। और ये नॉन कंडक्टिंग है, बिकॉज अगर ये कंडक्टिंग होता तो इसके सरफेस पे चार्ज रहता। तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी आपके पास में निकल के आती है, दैट इज बिकम 0.6 kQ² बाय R, 0.6 kQ² बाय R। तो सेल्फ एनर्जी कभी टोटल एनर्जी पूछे, सेल्फ एनर्जी कंसीडर करनी पड़ती है। मान लीजिए मैं ऐसे बोलूँ, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे ऐसे कुछ Q2 चार्ज है, इसकी रेडियस कुछ आपके पास में R1 है, इसकी रेडियस कुछ ऐसे आपके पास में R2 है, और इसके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन कुछ R है। तो ये तो शेल है और ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और यहाँ पे चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है वॉल्यूम में। अब अगर आप टोटल एनर्जी मुझसे पूछेंगे तो मुझे सेल्फ एनर्जी बतानी पड़ेगी और इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बतानी पड़ेगी। तो शेल की सेल्फ एनर्जी कितनी है, 0.5 kQ² डिवाइड बाय R1, इसकी कितनी है 0.6 kQ² डिवाइड बाय R2, और दोनों की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, kQ1 Q2 डिवाइड बाय स्मॉल r। फिर ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। जब आपसे टोटल एनर्जी पूछा जाए तो आपको सेल्फ एनर्जी साथ में कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक। तो यहाँ हम इसका जो हमारा रिवीजन था वो हमने यहाँ पे फटाफट कर दिया सारा। और इससे बस आपको भी ये है कि जो नोट्स था वो एक बार आप वो थ्रू कर सकते हैं, और तो वो खुद से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ से आप ढूंढ लीजिए कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके वीक हैं और आप उन पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।